सीटेट में अच्छे नंबर लाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर का रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर में भी जो सबसे पहले पूछा हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो नया यानी सिलेबस चेंज होने के बाद जो क्वेश्चन पूछते आ रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह सिलसिला कब से स्टार्ट हुआ है? जब से हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन शुरू हुआ है। तो चलिए हम लोग वहीं से क्वेश्चन उठाते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना बना पा रहे हैं। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। यह जो क्वेश्चन है ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 2022 में, उसका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना जरूरी है। यद्यपि जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। दिया हुआ है, सही विकल्प चुने। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी दिया हुआ है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट और उसका जो रीजन दिया हुआ है ये दोनों सही है, क्योंकि बच्चों के विकास पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। और जीवन के शुरुआती कुछ वर्ष विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मस्तिष्क नवीनता के दृष्टिकोण से पूरी बाल्यावस्था और किशोरावस्था संवेदनशील अवधि है। ये दोनों सही हैं। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है? पहला ऑप्शन है, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन बी है, स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है। ऑप्शन डी है, बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं किसी भी तरह की भूमिका नहीं निभाती हैं। चलिए आप लोग आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समाजीकरण के संदर्भ में सही है, सही पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन होगा, परिवार और स्कूल समाजीकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लाइन सही है। चलिए ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। स्कूल बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के प्रमुख संस्थान है। प्राथमिक यहाँ पे दिया हुआ है जो हमारा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये 2 लाइन नहीं होगा। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं किसी तरह की भूमिका नहीं निभाती, ये भी नहीं होगा। देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि परिवार और स्कूल समाजीकरण में योगदान देते हैं और साथ में मीडिया और सहपाठी जैसे संस्थान भी योगदान देते हैं। स्कूल जो है यहाँ पे प्राथमिक है, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण में आएगा। मीडिया बच्चों के समाजीकरण का महत्वपूर्ण संस्थान है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ इसलिए गलत हो गया। बच्चों के समाजीकरण में धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं किसी तरह की भूमिका नहीं निभाती है, नहीं दिया हुआ इसलिए यह गलत हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राथमिक समाजीकरण है, परिवार के भीतर सभी मानदंडों और मूल्यों को बच्चे सीखते हैं और बच्चे यहाँ पे क्या होता है, स्वयं को जानते हैं, अपनी पहचान खोजते हैं। ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण में स्कूल है, स्कूल के मानदंडों पर बच्चे चलते हैं, वहीं पे मूल्य और व्यवहार को सीखते हैं। और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, चर्च, स्कूल, मीडिया, धर्म संस्थान, किताबें, ये सभी क्या हो जाएगा, द्वितीय समाजीकरण का उदाहरण हो जाएगा। प्राथमिक समाजीकरण कब होता है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होता है। और द्वितीय समाजीकरण द्वारा बच्चे में क्या परिवर्तन होता है, तो विभिन्न पहलुओं जैसे अपसारी चिंतन और सृजनात्मक चिंतन का ये सभी विकास उसमें हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 2 जो है वह उसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रगतिशील कक्षा में ऐसा वातावरण बनाने पर बल दिया जाना चाहिए जहां क्या होना चाहिए। आप लोग आंसर करिए। बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान रखा जाए और वे अपने को महत्वपूर्ण समझे, ये लाइन तो ठीक है। उपलब्धि उद्देश्यों को बल दिया जाना चाहिए और परीक्षाओं में विद्यार्थियों की उपलब्धि अध्यापकों द्वारा उनका परिप्रेक्ष्य समझने का आधार बने। अध्यापक के नेतृत्व में विद्यार्थी निष्क्रिय है। देखिए यहाँ पे निष्क्रिय, ये निगेटिव पॉइंट है, ये तो हमारा ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है। विद्यार्थियों से परीक्षाओं के लिए पढ़ने की अपेक्षा की जाए, अपेक्षा जो चीज है ये कभी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से इन चारों ऑप्शन में सबसे करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बच्चों के भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान रखना जरूरी होता है जिससे वे अपने आप को महत्वपूर्ण समझे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन जो है मोस्ट VBI है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझिए। एक बच्चे को 3 पर्वतों का 3D मॉडल यानी त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक भिन्न जगह से देख रहा है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है, पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता है। जीन पियाजे के अनुसार वह क्या दर्शाता है? आत्मकेंद्रियता, जीववाद, वस्तु स्थायित्व, परिकल्पनात्मक चिंतन। चलिए आप लोग आंसर करिए। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं आपको दूसरे पेज पर ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे पर्वत की जगह पे डॉल का पिक्चर लगाया हुआ हूँ। देखिए, आत्म केंद्रीयता के ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार छोटे बच्चे विशेष रूप से कितने होते हैं? 2 से 7 वर्ष की आयु के लगभग बच्चे अपनी दृष्टि से चीजों को देखने और समझने में सक्षम होते हैं। यानी वो अपनी दृष्टि से देखने और समझने में सक्षम होते हैं, लेकिन वे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अपनी दृष्टि से तो देखते हैं, लेकिन दूसरे के दृष्टिकोण को वो नहीं समझ पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। अगर एक बच्चा एक खिलौना अपने सामने देख रहा है तो उसे लगता है कि सभी लोग उसी खिलौनों को उसी तरीके से देख रहे हैं जैसा वह बालक देख रहा है, यानी खुद देख रहा है। वह इस बात को नहीं समझ पाता कि कोई दूसरा व्यक्ति उस खिलौने को दूसरी दिशा या अलग तरीके से देख रहा है। तो पियाजे के अनुसार यह आत्म केंद्रियता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक सामान्य हिस्सा होता है, जो उम्र के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। यानी मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, वो इस खिलौने के अपनी दृष्टि से देख रहा है, और वो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, तो ये बच्चा जो है वो समझता है कि जो यहाँ पे व्यक्ति है वो खिलौने को यानी बच्चे की दृष्टि से ही देख रहा है। बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस खिलौनों को दूसरी दिशा से या अलग तरीके से भी देख सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आत्मकेंद्रियता। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया जो होती है वयस्कों से क्या होती है? से भिन्न नहीं होती है, से गुणात्मक रूप से भिन्न है, से मात्रात्मक रूप से भिन्न है, ये काफी मिलता जुलता है। चलिए अगले पेज पे इसको चलते हैं और वहां पर समझते हैं। पहले हम लोग गुणात्मक और मात्रात्मक समझते हैं क्या चीज है। तो गुणात्मक का मतलब होता है कि बच्चों के सोचने का तरीका वयस्कों की तरह परिपक्व नहीं होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो उनका जो सोचने की क्षमता होती है पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई रहती है। वे चीजों को एक सरल और आत्मकेंद्रित नजरिए से देखते हैं। वे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। आत्मकेंद्रित जो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन किए हुए हैं, जैसे 3 पहाड़, ये क्वेश्चन जो पूछा हुआ था 3D मॉडल वाला, वही क्वेश्चन है ये। और मात्रात्मक की बात करें तो इसका क्या होता है? सोचने का तरीका तो समान होता है दोनों में, वयस्क और बच्चे में, दोनों में सोचने का तरीका तो समान होता है, लेकिन उसका स्तर जो होता है कम या ज्यादा होता है। बच्चे में सोचने की क्षमता कम होती है और बड़ों में सोचने की क्षमता ज्यादा होती है। यही है गुणात्मक और मात्रात्मक का अंतर। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? बच्चों की सोचने की प्रक्रिया जो है वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। बालिका स्वयं से क्या कर सकती है और क्या कुछ सहायता से कर सकती है? ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने इनके बीच के अंतर को किस रूप में संबोधित किया है? देखिए, इसका क्लास मैंने आप लोग को कराया हुआ था, उसमें पूरी डिटेल से समझाई हुई थी। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं फिर से। यहाँ पे मान लीजिए कोई बालिका है, ठीक है, कोई समस्या को सुलझा रही है, कोई समस्या उसके समक्ष में उसका समाधान कर रही है। तो यहाँ पे वो समाधान तो खुद से कर रही है, यहाँ से वो समाधान खुद से कर ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है, समस्या थोड़ी सी कठिन हो जाती है, तो वो अपने आप उसका समाधान नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे दूसरों से उसको मदद लेनी पड़ रही है। मदद कोई भी कर सकता है, शिक्षक कर सकता है, उसके साथी संगाती कर सकते हैं, घर के बड़े कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये बालिका है जो यहाँ तक समस्याएं खुद से सॉल्व कर ले रही है, लेकिन जैसे ही वो आगे जाती है समस्या थोड़ी सी कठिन होती है, तो उसको दूसरों से मदद लेनी पड़ रही है। तो ये जो मदद वाला एरिया जो होता है, यही हमारा क्या होता है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। और मैंने बताया हुआ था ये जो मदद किया जा रहा है, इस मदद को हम लोग क्या कहेंगे?
पाड़ कहेंगे या ढांचा कहेंगे या स्कैफोल्डिंग कहेंगे। तो ये सभी चीज़ें होती है, मैंने इसको खुद कराया हुआ था क्लास में, तो वो लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पारस्परिक अध्ययन शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली पर किस प्रकार आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति उपागम, अधिगम के सूचना संप्रेषण सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर के बहुआयामी बुद्धि सिद्धांत संप्रदाय क्या है? तो थोड़ा सा चलिए अगला पेज पर चलते हैं, वहां पर समझते हैं इसको। रेसिप्रोकल टीचिंग यानी पारस्परिक अध्यापन क्या है? एक शिक्षा शास्त्रीय प्रणाली है जो विशेष रूप से शिक्षण और अधिगम के लिए विकसित किया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना। बच्चों को सक्रिय रूप से बच्चे उसमें एक्टिव रहे, इस प्रणाली में उस तरह से व्यवस्था की गई है। और उन्हें अपने सहपाठियों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये दो लाइन देखिए, बच्चों को सक्रिय रूप से शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करना है और उन्हें अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित और सक्रिय रूप, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, आप लोग एग्जाम में मिलेगा तो इसको आप लोग देखिएगा, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। तो इस तरह से विशेष रूप से पढ़ाई के दौरान समझ और विश्लेषण के कौशल को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव क्वेश्चन है। चलिए आप लोग क्वेश्चन की तरफ लौटते हैं। तो इस तरह से हमारा पारस्परिक अध्ययन क्या है? पॉजिटिव लाइन है। तो यह किस पर आधारित है? व्यवहारवादी पर तो नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम 7 का क्या हुआ? बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था पिछली बार वहीं से सब क्वेश्चन को लिया गया है। आप देख सकते हैं कि 2022 का ये क्वेश्चन है। हाइंज दुविधा पर रूही अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहती है कि दवाई को चोरी करना किसी भी परिस्थिति में गलत है, क्योंकि चोरी करना गलत होता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार रूही किस स्तर पर है? पूर्व पारंपरिक, दंड आज्ञापालक अभिनवीकरण, पूर्व पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण, पारंपरिक स्व पुरस्कार अभिनवीकरण और उत्तर पारंपरिक, किसमें है? आप लोग आंसर में बताइए। देखिए यहाँ पे पूर्व पारंपरिक तो होगा नहीं, तो दोनों यहीं पे कैंसिल हो जाएगी। परंपरागत, उत्तर परंपरागत भी नहीं होगा, और बच गया पारंपरिक अवस्था। तो पारंपरिक अवस्था ही हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़िगत परंपरागत अवस्था भी कहते हैं। यह 10 से 13 साल के उम्र के बीच में होता है। ठीक है बच्चों में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर वैयक्तिक बुद्धि से क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए, दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानने और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए। तीसरा है सार्थक एवं लक्ष्य निर्देशित उद्देश्यों के लिए शरीर का कुशलता के साथ उपयोग करना। और चौथा है दृश्यात्मक स्थानात्मक चीज़ों को सटीक तरीके से देखने समझने की योग्यता। तो आप लोग आंसर बताइए, यानी इंटरपर्सनल। ठीक है, तो इंटरपर्सनल में क्या होता है? एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। अंतर वैयक्तिक, एक होता है अंतः वैयक्तिक। अंतः वैयक्तिक, इसका होता है इंट्रापर्सनल। ठीक है, एक इंटरपर्सनल पर्सनल, एक इंट्रापर्सनल। अंतः वैयक्तिक और अंतर वैयक्तिक दोनों में देखिए अंतर, इसमें अंतर दिया हुआ है, इसमें अंतः दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो हमारा क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर वैयक्तिक, यहाँ पर र लगाया हुआ है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए अंतः व्यक्ति यानी इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपने आप को जानने लगता है, यानी
बच्चा जो है खुद के बारे में जानने लगता है। वैसे कौन से लोग होते हैं? जो दार्शनिक होते हैं, धर्म गुरु जो होते हैं, उनमें इंट्रापर्सनल की गुण होते हैं। और अंतर, जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है अंतर वैयक्तिक, तो अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या होता है? दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन और नियत को पहचानना। अंतर का मतलब हो गया दूसरों के व्यवहार और मनोभाव को पहचानना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन, नियत को पहचानना और उचित तरीके से प्रतिक्रिया करने की योग्यता। अंतर व्यक्ति का मतलब हो गया, इंट्रा पर्सनल का मतलब हो गया खुद के बारे में जानना, और अंतर वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल का क्या मतलब होता है? दूसरों के मनोभाव, स्वभाव, प्रोत्साहन को जानना। दोनों में एक डिफरेंस है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के मूल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है। पहला है समूह कार्य, स्व आकलन, परियोजना, मानकीकृत परीक्षा। सी है मानकीकृत परीक्षा, पोर्टफोलियो बनाना। और डी है मानक निर्देशित, मानदंड निर्देशित परीक्षा। आप लोग ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। देखिए यहाँ पे 2020 शिक्षा नीति की बात करें तो यहाँ पे मानकीकृत जो है ये नहीं होगा, मानकीकृत परीक्षा नहीं होगा, मानक निर्देशित, मानदंड निर्देशित ये नहीं होंगे। तो समूह कार्य होगा, स्व आकलन होगा, यानी ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? समग्र मूल्यांकन को ध्यान में रखना है तो पहला है प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना। केवल, देखिए यहाँ पे केवल क्या है? निगेटिव है। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना। और डी है सभी विद्यार्थियों के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का प्रयोग करना। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है वो भी मानकीकृत परीक्षा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। यहाँ पे केवल है, केवल है, ये कभी क्या निगेटिव है, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने से भी पता चल जा रहा है कि प्रश्नोत्तरी में केवल सही उत्तरों के आधार पर प्राप्त अंकों पर विचार करना, ये तो होगा नहीं। केवल बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों पर विचार करना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना, ये हमारा सही होगा। और सभी विद्यार्थियों के लिए ये भी नहीं होगा, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अधिकांशतः यह देखा गया है कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने व छोटे भाई बहनों की देखभाल की अपेक्षा की जाती है। तो यह क्या चीज दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर निष्पक्षता, जेंडर समानता, जेंडर प्रासंगिकता। आप लोग बताइए कमेंट में। यह अक्सर देखा जाता है कि जब घर के काम करने की जब बात आती है तो लड़कियों को लगाया जाता है, जैसे खाना बनाना हो गया, छोटे भाई बहन को देखभाल करने की बात हो गई। इन सभी कार्यों में किनको लगाया जाता है? तो लड़कियों को लगाया जाता है। और बाहर का कार्य करना हो तो उसमें लड़कों को लगाया जाता है। तो ये किस चीज का उदाहरण है? तो जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है। हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल, रट कर बात नहीं, याद करने पर बल, सहयोगी शिक्षण पर बल और जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। देखिए रट कर, याद करने पर बल, ये चीजें होगी, नहीं होनी चाहिए। सहयोगी शिक्षण ये भी ठीक है, जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन ये भी ठीक है। तो निगेटिव पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो रट कर किसी भी चीज को याद नहीं करानी है बच्चों को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की परिप्रेक्ष्य से सही है? भाषा और संज्ञान के बारे में यहाँ पे बताना है। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है, ये तो बात ठीक है। भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा आती है, ये तो गलत बात है। भाषा से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के विकास में बाधा कैसे आएगी? भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, ये भी गलत है। नहीं, कैसे नहीं होगी? संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होता है, ये भी गलत है। ये कैसे स्वतंत्र रूप से विकसित होगा? तो इस तरह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास में भाषा क्या करती है? सुसाधित करती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक ने
अपने छात्रों को प्रोत्साहित किया कि वे अपने वयस्कों और समुदाय के सदस्यों से वार्तालाप करके अपनी विरासत के बारे में सीखें। तो निम्न में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो समाजीकरण अधिगम के संदर्भ में शिक्षण की अवधारणा को दर्शाता है। यहाँ पे शिक्षक की क्या अवधारणा है वही बताना है हमको। तो पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा समुदाय से प्राप्त ज्ञान के महत्व को पहचानना। यह विश्वास कि सीखना एक सामाजिक परिवेश में होता है और इससे संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है, ये भी ठीक है। विद्यालय में अर्जित ज्ञान का स्थानीय ज्ञान के साथ संबंध को महत्व देना, ये भी ठीक है। विद्यालय द्वारा सिखाए गए ज्ञान को ज़्यादा महत्व देना, ये ठीक नहीं है। तो आप लोग आंसर करिए। तो देखिए हमारा ऑप्शन 1, 2 और 3, ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों सही हैं। ये चौथा ऑप्शन जो हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरह से 1, 2, 3 किस में है? 1, 2, 3 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम अक्षमता के संदर्भ में गणितीय अधिगम अक्षमता क्या कहलाता है? डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, क्या होगा? आप लोग आंसर बताइए। देखिए गणितीय जो अधिगम अक्षमता होती है वो डिसकैलकुलिया से होती है, यानी गुणज वैकल्प से होती है, ठीक है। इसको आप लोग ट्रिक से समझ सकते हैं। गणित के हम लोग क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलिया लगा हुआ है, यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अगर थ्योरी क्लास चाहिए जो ट्रिक के साथ में बता सकूं तो आप लोग कमेंट करिए, वहाँ पे मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन, गणित को हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या हो गया? लेखन संबंधी विकार हो गया। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, इसमें क्या होता है? ये पठन संबंधी विकार है, इसमें बच्चा ठीक से पढ़ नहीं पाता है। क्या करता है? बी को डी पढ़ लेता है, 100 को वाज पढ़ लेता है। ये सभी विकार के इसमें आता है, डिसलेक्सिया में आता है। और डिस्फेजिया में क्या होता है? इसमें बच्चा जो है भाषा को सही तरीके से व्यक्त नहीं करता है, सही तरीके से संवाद भी नहीं कर पाता है, बोली और लिखी जाने वाली भाषा को भी बढ़िया से नहीं समझ पाता है। तो ये सभी विकार इसमें होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सलमा 5 वर्षीय लड़की है। जब वह 3 साल की थी तो उसने बिना किसी बाह्य निर्देश के संगीत वाद्य यंत्र यानी गिटार को बजाना सीख लिया था। तो इस योग्यता के आधार पर उसे निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जाएगा? क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग आंसर बताइए कमेंट में। पहला ऑप्शन है धीमी गति से सीखने वाली शिक्षार्थी, कम बुद्धि लब्धि वाली बालिका, ये भी नहीं होगा, धीमी गति से तो सीख नहीं रही है, स्वलीन और प्रतिभाशाली। तो देखिए जब वो 3 साल की थी तभी वो बिना किसी के सहयोग से बाह्य निर्देश के वो गिटार को बजाना सीख लिया हुआ था। तो इस तरह के लक्षण किस में देखने को मिलता है? तो प्रतिभाशाली बालकों में देखने को मिलता है, ठीक है। और स्वलीन क्या होता है? स्वलीन एक मानसिक विकार होता है जो सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है, समाज में वो ठीक से व्यवहार नहीं कर पाता है। तो इस तरह से हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हार्दिक को कम दिखाई देता है और अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। तो कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार से पता चलेगा कि उसे यानी हार्दिक को कम दिखाई पड़ता है? शिक्षक को नहीं बताया गया है, यानी पेरेंट्स उसके नहीं बताएं कि बच्चे को कम दिखाई पड़ता है। तो वो बच्चा क्या एक्टिविटी करेगा जिससे टीचर को पता चल जाएगा कि उसकी आंखें खराब है, यानी कम दिखाई देता है? तो पहला ऑप्शन है पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना। दूसरा ऑप्शन है श्याम पट पर लिखे हुए को दूर से ही स्पष्ट रूप से पढ़ना, ये तो नहीं होगा, जब कम दिखाई पड़ता है तो कैसे पढ़ लेगा। बारीक मुद्रक वाले कार्यपत्र को तुरंत पूरा करना, ये भी नहीं होगा। भौतिक नक्शों को पढ़ना जिसमें सूक्ष्म जानकारी दी गई हो, सूक्ष्म जानकारी को कैसे पढ़ लेगा? तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने के दौरान क्या कर रहा है बच्चा? आंखें मिचकाता है। तो इससे टीचर को समझ में आ जाएगा कि उसकी दृष्टि कमजोर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बना सकती है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। दिव्यांग अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए शिक्षिका माहौल कैसे बना सकती है? ऑप्शन ए है यह दृढ़ अपेक्षा रखकर कि वे सख्त पाठचर्या का अनुसरण करें। सख्त पाठचर्या यहाँ पे नहीं कराना है।
बच्चे से परामर्श करे बिना उसके सारे निर्णय खुद लेना। ये भी कैसे सारे निर्णय खुद लेंगे? सी ऑप्शन है, यह सुनिश्चित करके कि उनका आकलन मानकीकृत आकलन तरीकों द्वारा हो। ये भी नहीं होगा। पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके। हाँ, ये सही बात है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, और उसका रीजन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता के दृष्टिकोण पर कार्य करती है। और उसका ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है, आर व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है। आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा जो है प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल नहीं करती है, ये तो गलत बात है। जब समावेशी सबको साथ लेकर चलना है तो प्रतिभाशाली बच्चों को कैसे छोड़ देगी? और उसका रीजन दिया हुआ है, समावेशी शिक्षा सिर्फ अपूर्णता, ये तो गलत बात है ना, ये भी स्टेटमेंट गलत है, हमारा रीजन गलत है। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्वीकरण, दूसरे के व्यवहार का नकल करना, अपनी सोच के विधियों के विषय में सोचना, किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का निर्णय। देखिए यहाँ पे जो हमारा सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परासंज्ञानात्मक कौशल का मतलब ये होता है अपने इस सोच के बारे में सोचना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापिका किसी एक विषय को पढ़ाने के बाद शिक्षार्थियों को संकल्पनात्मक चित्रण जो है मानचित्र बनाने के लिए कहती है, तो यह किस में सहायक होगा? क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन है संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए, विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए, विद्यार्थी को उपलब्धि का मूल्यांकन करने हेतु रूब्रिकों का विकास करने के लिए, कि विद्यार्थियों की कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए। क्या सही होगा इसमें? देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 सही हो जाएगा, क्योंकि संरचनात्मक मूल्यांकन संचालित करने के लिए तो सही हो जाएगा, और विद्यार्थियों के मुख्य बिंदुओं का सार लिखने की क्षमता का परीक्षण करना ये भी चाहती है, और विद्यार्थी को उपलब्धि का मूल्यांकन करने हेतु रूब्रिकों का उपयोग करना, तो ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कलात्मक योग्यता का परीक्षण करने के लिए ये उसका उद्देश्य नहीं होगा। रूब्रिक क्या होता है? छात्र उत्पादों और प्रदर्शनों का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, क्योंकि 1, 2 और 3 तीनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थी किस प्रकार के वातावरण में सबसे प्रभावित रूप से सीखते हैं? प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी जो हैं किस वातावरण में सबसे प्रभावी रूप से सीखते हैं? ऑप्शन ए, जहाँ शिक्षिका एकाधिकारवादी है और हमेशा आदेश देती है कि क्या किया जाना चाहिए, ये तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ शिक्षिका अधिगम को निर्देशित करती है तथा विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करती है। निष्क्रिय नहीं रहना है, ये निगेटिव है। निष्क्रिय क्या है? निगेटिव वर्ड है। जहाँ मूल रूप से पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। देखिए जोर देना कहाँ पे है? पठन कौशलों और अंक प्राप्त करने पे जोर नहीं देना है। जहाँ विद्यार्थियों की सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, इसको ध्यान में रखना है। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली एक प्रभावशाली विद्यालय में प्रयोग में लाई जानी चाहिए? कौन सी एक प्रभावशाली जो शैली है उसको विद्यालय में हम लोग उपयोग कर सकते हैं? इनाम व सजा का प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक कक्षा, तुलनात्मक मूल्यांकन, सहयोगात्मक अधिगम। तो इनाम और सजा ये तो नहीं होगा, तीनों यहाँ पे गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम क्या होगा? यही होनी चाहिए बच्चों के बीच। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक या स्वतः स्फूर्त प्रेरणा का उदाहरण है। एक विद्यार्थी अच्छे ग्रेड लाने के लिए एक प्रयोग कर रही है। बी है, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे थ्योरी की कक्षा पसंद नहीं है। एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि वह अपने अध्यापक को प्रभावित करना चाहती है। तो आप लोग बताइए आंसर इसका। देखिए यहाँ पे आंतरिक या स्वतः प्रेरणा की बात कर रहा है।
तो इसका मतलब क्या होता है, इस अभिप्रेरणा में कोई भी बच्चा जो होता है वो स्वयं या आंतरिक इच्छा से अपने कार्य को करता है, इससे उसको आंतरिक संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे हम लोग प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। बच्चे जो होते हैं स्वयं से कार्य करने की उनको इच्छा होती है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन थ्योरी को दर्शाती है? विद्यार्थी जो है अध्यापक के व्याख्यान को सुन रहे हैं और पढ़ाई गई विषय वस्तु पर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, व्याख्यान को केवल सुन रहे हैं और उसको नोट्स बना रहे हैं, ये तो गलत बात है। विद्यार्थी उच्च स्वर में दिए गए अंश को याद कर रहे हैं, ये याद नहीं करना है। विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक के सामग्री को याद कर वर्ष के अंत में परीक्षा देते हैं, ये भी गलत है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर चर्चा, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीज, चर्चा वाद विवाद, ये दो पॉजिटिव वर्ड है, वाद विवाद करने के लिए कहता है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्न में से कौन सा रुख सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सकारात्मक समूह सक्रियता यहाँ पे कक्षा में अपनाना है तो कैसे होगा? ऑप्शन ए है, समूह में बातचीत को खंडित करते हुए, बातचीत को खंडित करना है और बाहरी नियमों को निर्देशित करना है, ये तो गलत है। सरल प्रकार्यों होती कक्षा को अस्थायी क्षमता आधारित उप समूह में विभाजित करना, ये भी गलत है। समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने और सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो ठीक बात है। प्रदर्शन में वृद्धि के लिए समूहों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, समस्या समाधान के लिए कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उनमें साथ में सहयोगात्मक माहौल भी होने चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बहुधा कुंभकार और कुंभ एक रूपक उपयुक्त दिया गया है जिसके द्वारा यह दर्शाया जाता है कि कैसे परंपरागत शिक्षा जो है शिक्षक को कुंभकार के रूप में देखती है और विद्यार्थी को कुंभ रूपी आकार देकर उसमें ज्ञान उड़ेलता है। इस प्रकार की समझ समस्यावादी क्यों है? ये भी क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन पूछा जाता है 12 इस तरह से। तो ऑप्शन है, विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। बी है, बच्चे भोले भाले हैं और वे कुछ भी शिक्षक की मदद के बिना सीखते हैं। ऑप्शन सी है, अधिगम की प्रक्रिया में किसी सामग्री या शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन डी है, यदि बच्चे शिक्षक की बात निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तब अधिगम भली प्रकार से संपादित होगा। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताइए। देखिए, परंपरागत शिक्षा में शिक्षकों को कुंभकार की तरह माना जाता है और मिट्टी यानी बालक को मनचाहा आकार दे सकता है, यानी शिक्षक के पास पूरा नियंत्रण होता है। इसमें बालक को वो समझता है कि बालक खाली पात्र की तरह होता है जिसे शिक्षक ज्ञान भर देता है, इसलिए यह समस्यात्मक माना जाता है। तो इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं और अधिगम का निर्णय उनकी शिक्षक एवं समकालीन साथियों के साथ सक्रिय भागीदारी से होता है। ये बात यहाँ पे बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार सही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के कार्य में त्रुटियां जो है क्या दर्शाती है? दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता या तुच्छता को दर्शाती है, आवश्यक रूप से शिक्षक की तैयारी में कमी को दर्शाती है, अध्यापक को बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा करना चाहिए, कि शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषित कर बच्चों से विचार विमर्श करनी चाहिए। क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए, दूसरों के समक्ष उनकी बौद्धिक निम्नता या तुच्छता को तो नहीं दर्शाती है, आवश्यक रूप से शिक्षकों की तैयारी में कमी ये भी नहीं होगा, बच्चों में निराशा को दूर करने के लिए अनदेखा तो नहीं करनी चाहिए, शिक्षक द्वारा पूर्णतया विश्लेषित कर बच्चों से विचार विमर्श करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का संवर्धन कर सकती है? ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों को स्वयं से पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना
और सहपाठियों से चर्चा करने से बचना। देखिए यहाँ पे चर्चा करने से जो बचने वाली बात है ये हमारा निगेटिव है, निगेटिव वर्ड है। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए कहना और उनसे सवाल पूछना। ऑप्शन सी देखते हैं, व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने एवं प्रत्यास्मरण करने पर गृह कार्य देना। देखिए यहाँ पे याद करने वाला चीज तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे हमारा सटीक जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो विद्यार्थी को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए उनके कहना है और उस चर्चा से संबंधित उन्हें बीच बीच में सवाल भी पूछते रहना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, ठीक है, और ये ऑनलाइन एग्जाम जो 2022 में हुआ था उसका क्वेश्चन है इस तरह। तो आपको कमेंट में बताने हैं कि आपको 30 नंबर में कितने नंबर आए, अपने नाम के साथ में इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बाद में अगला क्लास जो है प्रीवियस ईयर का ही रहेगा। तो आप लोग बताइए कि किस सब्जेक्ट पर लाया जाए, कौन से पेपर में लाया जाए। जीडीपी जो है पेपर 1 और 2 दोनों के लिए सेम है।